ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर एंड दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग लगभग जो भी बच्चे अच्छी तरह से फ्लूइड को पढ़ के गए होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर से आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, यू हैव ए U-tube मैनोमीटर where water is in which water is filled up to 0.29 meter in both the limbs. Now kerosene is poured in limb occupying 0.1 meter, then the ratio of height in both limbs of the liquid is. तो देखो, हम लोग किसी एक लिम्ब के अंदर केरोसिन को पोर करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जब हम केरोसिन इसमें डालते हैं तो उससे क्या होगा। हाँ, इसमें इस समय आप स्लाइड में एक इंफॉर्मेशन कम देख रहे हो और वो इंफॉर्मेशन पेपर में थी। It was given that the density of kerosene is 800 and the density of water, you know density of water which is 1000. So rho kerosene is 800 and rho water is 1000, वो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, जब मैं एक लिम में केरोसिन डालता हूं और वो जो केरोसिन है वो भी मैंने 0.1 मीटर तक डाली है। सो दिस इज 0.1 मीटर। Okay, now let me assume that in this second limb the level of water reaches up to height h. I am assuming this height to be small h. Now you know the total length was 0.58, 0.29 plus 0.29 which becomes 0.58. So this remaining portion will be 0.58 minus h, because यहां से यहां तक का जो लिक्विड का कॉलम है वो पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। इसका मतलब जो इधर से कम हुआ है वो इधर बढ़ गया है। तो जो आप एक तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पर जो लेवल डाउन होगा एग्जैक्टली उतना ही लेवल ऊपर चढ़ेगा। तो आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं कि यहाँ से इतना डाउन हुआ, x डाउन हुआ, उधर x चढ़ गया। लेकिन मैंने क्या किया, इसको h और इसको 0.58 माइनस h कर दिया एंड आई वांट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द हाइट इन टू लिम्स। तो मेरा जो आंसर है, मैं आपको पहले बताता हूँ मेरा आंसर क्या है। माई आंसर इज 0.1 प्लस 0.58 माइनस h डिवाइडेड बाई h। दिस इज माई आंसर। अब मुझे बस h निकालना है, h निकालते मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंपेयर प्रेशर एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। You know how to write pressure at A. This pressure is P naught, this pressure is also P naught. So if you want to write pressure at A, it will be P naught plus 0.1 into 800 into G plus 0.58 minus H into 1000 into G. This will be pressure at A. Now same pressure will be there at point B because दोनों लिक्विड दोनों सेम हाइट पे पॉइंट्स हैं और दोनों एक ही लिक्विड में पॉइंट है। तो वी कैन कंपेयर दीज टू प्रेशर्स। इनफैक्ट हम लोग ये दोनों प्रेशर भी कंपेयर कर सकते थे, सेम लेवल पे प्रेशर कंपेयर करके हाइट का डिफरेंस निकाल सकते थे, बट मैंने नीचे नीचे वाले पॉइंट पे कंपेयर कर दिया, इट्स फाइन। सो पी नॉट प्लस यहां से यहां तक जो कॉलम है वो पूरा वाटर कॉलम है। सो दिस विल बी 1000 रो इंटू जी इंटू एच। सो पी नॉट एंड पी नॉट गेट्स कैंसल्ड, G gets cancelled from everywhere. अब देखो आपके पास क्या बचा, यहां से डबल जीरो ये भी काट दें। जैसे आप इन दोनों को कट करेंगे, you'll be having 0.8 here, right? This will be 5.8 minus 10H and this will be 10H. So ultimately you have 6.6 is equal to 20H and H is equal to 6.6 divided by 20, which is 0.33. Now you can clearly see that you have to replace the value of H here. So it will be 0.68 minus 0.33 divided by 0.33 and your answer is 35 by 33, which is there in option B. So it is a simple comparison of pressure in hydrostatic. आपको दो पॉइंट्स का प्रेशर कंपेयर करना है और कंपेयर करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये यूजुअल जेई एडवांस या जेई मेंस पैटर्न पे आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी जैसा क्वेश्चन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 which is from electromagnetic waves chapter and it falls under easy to moderate category because इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, हालांकि इट इज बेस्ड ऑन सिंपल लेंज लॉ।
Lenz law and Faraday law. So first of all, this is a non-magnetic aluminum disc. इसका मतलब ये है कि ये इसमें मैग्नेट नहीं है, चिपकेगी नहीं, खुद से अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि ये मेटल है, इसका मतलब अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो मैं आपको एक बार टॉप व्यू में दिखाता हूं। देखो ये आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है और यहां पर जब मैं एक मैग्नेट को रखता हूं, इसके ऊपर इस तरह से रखता हूं मैग्नेट को, तो वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है उसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरह से होती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो इस तरह से होगा। अब आप क्या करते हो, इसको मूव करना स्टार्ट कर देते हो, इस तरह से सर्कल के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप इसको सर्कल के अलोंग मूव करना स्टार्ट करते हो लाइक दिस, विच मीन्स यू आर चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ दिस रीजन, आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस इलाके में से मैग्नेटिक फील्ड हटेगा वो कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ना हटे, और जिस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो कोशिश करेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ना आए, विच इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लेंज लॉ कि whatever is happening because it tries to minimize the change in flux. बट क्योंकि हम इसको यहां से यहां पर लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, दैट विल बी एडी करंट, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है मेटेलिक सरफेस का, और एडी करंट्स की वजह से हीट तो डेवलप होगी। हीट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इसका मतलब इसमें हीटिंग तो जरूर होगी। नंबर वन। नंबर टू, सिंपल लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसको आगे लेकर के जाएंगे तो जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो इसके साथ साथ जाने की कोशिश करेगा ताकि उसके फ्लक्स का चेंज ना हो। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको लेकर के जाएंगे तो बिकॉज ऑफ लेंज लॉ इट शुड ऑल्सो ट्राई टू मूव अलोंग विद द मैग्नेट। इसका मतलब घूमना स्टार्ट करेगी। तो मेरा व्यू है, हालांकि ओरिजिनल क्वेश्चन आने के बाद एक बार फिर इसको देखा जा सकता है, मेरा व्यू है जो इन्होंने बच्चों ने हमको इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, डिस्क विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेट एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा बच्चों? क्योंकि उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट्स होंगे, एडी करंट्स होंगे तो हीट डेवलप होगी। दिस विल नॉट मूव बट द टेम्परेचर विल इंक्रीज। बहुत सारे बच्चे ये आंसर लगा के आए थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो पीछे वाला पोर्शन है जिसका फ्लक्स कम हो रहा है वो साथ साथ जाने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी सी। सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस थे उसका आखिरी क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर टॉपिक, and this falls under easy category because you are given a pure rolling, you are given an object which is performing pure rolling। तो बच्चों आप जानते हो प्योर रोलिंग में जो नीचे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह देख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरह देख सकते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर आपको दे रखी है विच इज 20 सेंटीमीटर, तो आप बोल सकते हो कि जो सेंटर की वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी 20 इंटू ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर विल बी 20 इंटू ओमेगा। कि जो ऊपर वाला पॉइंट है बच्चों, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूं ऊपर वाले पॉइंट की, जो कि यहां से 30 सेंटीमीटर पे है, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी, सो वेलोसिटी ऑफ पी विल बी इक्वल टू 30 इंटू ओमेगा। Because it is a pure rolling and every point is rotating about this lowest point, ये रेस्ट पे है, इसके बाद सारी बॉडी जो है वो एक तरह से रोटेट कर रही है, घूम रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर की वेलोसिटी होगी 20 ओमेगा और ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होगी 30 ओमेगा। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, इट विल बी 1.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी will be 1.5 times displacement of center. Displacement of center was given to you 50 centimeter. So displacement of point P should be 75 centimeter. इसका मतलब जो रॉड यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की रॉड थी वो 75 सेंटीमीटर आगे चल चुकी होगी, और अगर वो 75 सेंटीमीटर आगे चल चुकी है तो इस जगह पे 25 वाला मार्क होगा, यानी कि 25 और ये कितनी होगी 75। इसका मतलब इस पॉइंट के आगे 75 होगा, इस पॉइंट के पीछे 25 होगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी सी। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। Our next question is from current electricity, but this is one of the most innovative questions I have ever seen in IIT JEE Advanced exam। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने आपसे एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है सर्कल पे घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन का भी टच है इसके अंदर,
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे तो इस पे अच्छे अच्छे पार्ट्स इन्होंने बनाए हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है। उसके अलावा ये एक तरह से ये अंदाजा लगाना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे यही लग रहा था कि एक स्टूडेंट ये सोचे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उनको अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है, और अगर वो दे रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होना चाहिए। तो एक इनोवेटिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। अच्छा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको एक इस तरह की डिस्क दे रखी है, इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क। So for that I am going to consider elementary ring of width dr and radius r. We know the thickness is given to us. इसमें thickness दे रखा था। इस डायग्राम में आपको थोड़ा विजुलाइज कराता हूँ। So the thickness was given to you. The thickness was t. तो एक तरह से थिक डिस्क है और थिक डिस्क के अंदर यहां से एक डिस्क काटी हुई है और आपको यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस बताना है। सो ऑल द एलिमेंट्री रिंग्स, जितनी भी एलिमेंट्री रिंग्स यहां पे आप लोगे, all of them are connected in parallel. So first of all I am going to calculate resistance for this portion. Resistance is rho multiplied by pi r divided by area which is t into dr. अब आप देखिए पाई आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो होगा तो लेंथ की बजाय पाई आर आ गया। एरिया इज डी आर इंटू उधर की थिकनेस, दैट वाज टी। Okay, so all of them are connected in parallel. So if you want to calculate R equivalent, it will be integral 1 upon dr. और जब आप इसको R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट करोगे, you can clearly observe that the resistance is going to be, calculation of resistance is going to be very easy. It is T by rho pi ln R2 upon R1. So if you want to calculate current, then you can calculate current very easily, which is V0 divided by R, which means that V0 into T upon rho pi ln R2 upon R1. प्रिंटिंग में हमसे थोड़ी सी एरर हो गई थी, तो ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया था, जबकि न्यूमरेटर में आएगा। मैं इसको सही कर देता हूँ। इट विल बी V0 T डिवाइड बाय रो पाई ln R2 by R1। तो ये हो गया बच्चों करंट। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, दैट इज एन इनोवेटिव पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो एक सोचने वाली बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे, जब करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा। और मैं जस्ट एक इलेक्ट्रॉन का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कल पे जा रहा है इस तरह से, तो उसको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। That force will be provided by an electric field. You can clearly observe that you need a force in this direction. और वो जो फोर्स है वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर बाय r के बराबर होना चाहिए, where v is the velocity of electron. अब वो कौन देगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ चाहिए, इसका मतलब यहां पर प्लस और यहां पर माइनस चार्ज का डिपोजिशन होना चाहिए। चार्ज इस तरह से डिपॉजिट होना चाहिए ताकि रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सके, और वो जो रेडियल डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए। इसका मतलब एक पार्ट का आंसर मैं आपको और दे सकता हूं, इनर लेयर विल बी एट हायर पोटेंशियल देन द आउटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए सो दैट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन रेडियली इनवर्ड हो। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन क्लियर कट सही है। अब अपना एक प्रश्न और बचता है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को जरा चेक करूं, वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है कि नहीं आता। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला नहीं, ये वाला। तो एक बार देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं। उस छोटे से एलिमेंट में से अगर मैं करंट लिखूं, किस एलिमेंट में से करंट लिख रहा हूं, इस पट्टी में से। सो इफ आई वांट टू राइट दैट करंट विल बी इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। क्या रेजिस्टेंस उस एलिमेंट का, रो इंटू पाई आर डिवाइड बाय टी डी आर। बट यू नो व्हाट इज द करंट, करंट को मैं लिख सकता हूं NEAVE। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इस सर्कल पे चक्कर काट रहा है। सो यू कैन ऑन दिस एरिया, यू नो द एरिया इज T इंटू डी आर। सो एरिया एंड एरिया गेट्स कैंसल्ड। आप यहां पे ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज
सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, एक आर बच जाएगा यहाँ पे इनटू वी नॉट। ऐसी कुछ वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की। कहां से मैंने इस चीज को पिक किया? आई वॉन्टेड टू नो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने देखा कि एक तो आर बचेगा इसके अंदर, एक वी नॉट बचेगा। वी नॉट वॉज द अप्लाइड वोल्टेज विच यू अप्लाइड। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट, अगर मैं इस v की वैल्यू को यहां डाल देता हूं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मास, ये सब तो कांस्टेंट में चले गए, ये कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा, वी नॉट का स्क्वायर आएगा। तो यहां पे एक नया कांस्टेंट इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। इसका मतलब किसी भी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r cube, and that electric field is also proportional to v naught square, where v naught was the applied voltage. Now you wanted to calculate this potential difference, रेडियल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अंदर से लेकर बाहर का। सो v माइनस माइनस v प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो वो होगा बच्चों माइनस ई, यानी कि k प्राइम इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू डी आर कॉस जीरो। ओके, सो आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम r1 to r2, and when I'll integrate it I'll get k prime into v naught square. ओके, देखो 1 अपॉन आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका आंसर होगा 1 अपॉन r2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r1 स्क्वायर। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सो दिस विल बी k prime into v naught square divided by 2 into 1 upon r2 square minus 1 upon r1 square. So now your potential difference delta v is proportional to v naught square provided r1 and r2 is given to you. इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहां से यहां तक वो वी नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम करंट देखें तो करंट भी वी नॉट के प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब अगर आपको वी नॉट गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट वी नॉट के प्रोपोर्शनल आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका बी आंसर भी करेक्ट आना चाहिए कि डेल्टा वी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बिकॉज डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। तो हमारी टीम ने यही डिसीजन लिया कि ए और डी तो क्लियर कट आंसर नजर आ रहे हैं, बी आंसर में डेल्टा वी वॉज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, बट हमने देखा कि वी नॉट और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो इसलिए हमने इसका बी आंसर भी करेक्ट किया है। अब देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन जो आएगा, तो हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन को देखने के बाद पता चले कि वास्तव में एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा था। तो फिलहाल के लिए तो एबीडी आंसर आप करेक्ट मान सकते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, बोर मॉडल, एंड दिस क्वेश्चन लाइज अंडर इजी कैटेगरी। इस क्वेश्चन में आपको एक हाइपोथेटिकल मॉडल दिया हुआ है वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू, you can easily calculate radial force which is required for circular motion of electron. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे you'll get माइनस एफ आर कैप। माइनस एफ आर कैप ये इंडिकेट करता है कि सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, जो कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो एफ है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। This is my first equation. The second equation, the validity of quantization principle of angular momentum, which is nh upon 2 pi. ठीक है, nh upon 2 pi ये बोर मॉडल में क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो वैलिड इसमें है, ऐसा हमको अजम्पशन लेकर के चलना है, क्योंकि इसमें बोल तो नहीं रखा, बस ये बोल रखा है अज्यूमिंग बोर मॉडल टू बी वैलिड। तो मैंने ये अपने आप से पिक किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर बोर मॉडल वैलिड है तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी वैलिड होगा, एक्सेप्ट दी वन फैक्ट कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता था वो प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होता था। यहां पर ये हाइपोथेटिकल फोर्स है जो कि कांस्टेंट आ रहा है, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और हम r कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
तो देखो सबसे या तो r कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर v कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट mv क्यूब, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू f nh डिवाइड बाय 2 पाई। सो वेलोसिटी विल बी f nh divided by 2 pi m to the power 1 by 3. Velocity is proportional to n to the power 1 by 3. इसका मतलब ये यहाँ तो करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब रेडियस और चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी अगर n to the power 1 by 3 के प्रोपोर्शनल है तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी को यहाँ डाल देते हैं। इससे r की वैल्यू आएगी n to the power 2 by 3 into h डिवाइड बाय 2 पाई। n टू द पावर 2 by 3 कैसे आया, ये मैंने ले जाके डिवाइड कर दिया इंटू m, और ये बचेगा मेरे पास एफ एच डिवाइड बाई 2 पाई m टू द पावर 1 by 3। इसका जो स्मॉल n था मैं ले जा चुका हूं, सो दैट ये मैं कंफर्म कर सकूं कि इसका डी आंसर जो है वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब अगर सी और डी में से हमें कंपेयर करना हो तो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी। So here you have two types of energy. One is kinetic energy and other is potential energy. The potential energy is Fr and the kinetic energy is half mv square. Right, but mv square की value मेरे पास है, mv square is Fr. So it will be 3 by 2 Fr. And you have already calculated value of R. R की value हमने निकाल रखी है, ये रही। R की value है n to the power 2 by 3 into h डिवाइड बाय 2 पाई m into 2 पाई m डिवाइड बाय एफ एच टू दी पावर 1 by 3। आप देख सकते हैं ये एफ एच टू दी पावर 1 by 3 है, यहाँ पे मेरे पास एक एफ एच है, दिस विल बिकम एफ एच टू दी पावर 2 by 3। ओके, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हो सकता है कि कैमरे में ये आपके आया नहीं हो, सो we should not take any chance. So this is 3 by 2 into f into, I am putting the value of r again for you, n to the power 2 by 3 into h divided by 2 pi m into 2 pi m divided by fh to the power 1 by 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। 3 by 2 into f स्क्वायर n square h square divided by 4 pi square m to the power 1 by 3। So you have two correct options। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बोर मॉडल का क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था और ज्यादा कोई कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में भी जेईई एडवांस में आ चुके हैं, बच्चों का देखा हुआ क्वेश्चन होगा, इसलिए क्वेश्चन फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी। Next question is ninth question which is from electrostatics chapter plus projectile motion। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, F इज इक्वल टू QE। ओके, क्वेश्चन फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है, कैलकुलेशंस भी ऐसी है कि हर कोई कर सकता है। You are given a uniform and constant electric field which is in downward direction exists in gravity free space, which means that this electric field itself is providing you the required force जो कि projectile motion के लिए चाहिए। ठीक है, a particle of charge by mass ratio 10 to the power 10 is projected from ground as shown in the figure। ये फिगर भी आपको बता रखी है। तो देखो बच्चों, यहां पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट फोर्स विल बी QE। राइट, यूजुअली यहां पे क्या होता है, G होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो काम mg करेगा वो काम हमारे लिए आज कौन करेगा, QE, और जो काम हमारे लिए G किया करता था वो काम आज हमारे लिए कौन करेगा, QE by m। इसका मतलब इफेक्टिवली आप अगर चाहें तो वो सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखे थे, बस आपको एक काम करना है, G के बजाय क्या लिखना है, QE by m। तो G, इफेक्टिव G की वैल्यू में निकाल लेता हूं। दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो काम प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था आज हमारे लिए कौन कर रहा है, QE by m। तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो मैं QE by m को मैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूं। Q by m is given to you, it is 10 to the power 10, right? And electric field is also given to you, it is 400
इंटू √3, ये आपको दे रखा है। एक बार चेक कर लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू मी एंड आई वांटेड टू कैलकुलेट इफेक्टिव ग्रेविटी। इतनी भयानक ग्रेविटी यहाँ पे एक तरह से लग रही है। सो नाउ इट इज गिवन टू यू, आपको दे रखा है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी भी बहुत अच्छी खासी है। वैसे ये वेलोसिटी इतनी जबरदस्त है कि इस वेलोसिटी पे रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो काम आने लग जाएंगे। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो मास है ये इसका रेस्ट मास नहीं है, ये Q/m डायनेमिक मास लेते हुए किया गया है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उन्होंने जो मास मुझे दे रखा मुझे वही यूज करना है। सो आई एम नॉट सपोज टू अप्लाई दैट फॉर्मूला m is equal to m0 upon √1 minus v square by c square, because at this high velocity, at this much high velocity वो आ जाएगा पिक्चर में। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मुझे दे रखा है वो उसी टाइम का मास है, उसी वेलोसिटी पे मास है, राइट। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? इट इज u स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की जगह कौन आ जाएगा बच्चों? 10⁻10 400 इंटू √3। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए 10⁻13 है, मेरे पास भी 10⁻13 है डिनोमिनेटर में। 4 and 4 गेट्स कैंसल, 4 से 4 भी कट गया। सो साइन 2 थीटा की वैल्यू एक बार देखते हैं कितनी आती है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, इट इज गिवन टू यू, इट इज 5। okay, so u square is 4, √10 square is 10 into 10⁻12 sin 2 theta divided by g की जगह आ गया 10⁻10 into 400 √3। एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस एक चीज की गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे अपने पास एक 10 बचेगा। ओके, सो आई विल गेट 5/10 into √3 which is √3/2। यहाँ पे 10 की पावर 12 है, यहाँ पे 10 की पावर 13 है। पहले मैंने सब काट दिए थे, लेकिन एक 10 बचेगा। अब देखो बच्चों, साइन 2 थीटा की वैल्यू √3/2 कब कब आती है? तो तब आती है जब 2 थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री हो, या फिर 2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज पॉजिटिव आती है साइन थीटा की। तो इसका मतलब या तो थीटा 30 डिग्री है, या फिर थीटा जो है वो 60 डिग्री है। दैट्स वाई द बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। 2u sin 30 डिवाइड बाय g इफेक्टिव विच इज 10⁻10 into 400 √3, और 2u sin 60 डिवाइड बाय 10⁻10 into 400 √3। ठीक है, तो एक वैल्यू आती है बच्चों √5/6 और एक वैल्यू आती है √5/2। इसका मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आपको पता है कि सेम रेंज के लिए दो एंगल हो सकते हैं, एक हो सकता है थीटा और एक हो सकता है 90 माइनस थीटा। सेम रेंज के लिए दो एंगल्स हो सकते हैं। इफ यू हैव टू डिफरेंट एंगल्स फॉर सेम रेंज, इट मींस यू हैव टू डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। इसलिए आपका सी आंसर भी इसमें करेक्ट आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन क्लियर कट सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इजी कैटेगरी में रखा हुआ है। आई होप सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा।